हेलो दोस्तों, आज के वीडियो आईकेएस यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का यह वीडियो जो है वो पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना दिया हूँ। ठीक है, मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर कुल 200 प्लस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, तो आप लोग दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आप दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों के यहाँ जो है 50 में जो आप लोगों का 50 मार्क्स का एग्जाम होगा एमसीक्यू, उसमें 45 प्लस जो क्वेश्चन है वो सही होने वाला है। ठीक है, तो बस आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। इतना आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का 45 प्लस कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, और मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 कराने के बाद मैं जो क्वेश्चन पेपर है संत जीवियर कॉलेज मोहाडांड जो लातेहार में है, उसका एग्ज़ाम हुआ था, वो भी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के द्वारा ही चलता है। तो ऑटोनोमस हो जाने के कारण उसका एग्ज़ाम पहले हो चुका है। तो उसका जो एग्ज़ाम हुआ था इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि आईकेएस का, उसका भी मैं पेपर सॉल्व करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है कि ग्रे वाटर शून्य चक्रण मुख्यतः किसके लिए लागू होता है। तो जो ग्रे वाटर है वो बागवानी और जो है प्लानिंग के लिए। ठीक है, बागवानी हो गया बलान, सॉरी, बागवानी और प्लासिंग के लिए जो है वो ग्रे वाटर लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सी टिकाऊ सिंचाई विधि वर्षा की नकल करती है। तो स्प्रिंकलर सिंचाई जो है वर्षा के ऊपर क्या करती है, यहाँ पर नकल करती है। यानी कि आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर पाइप लगाया हुआ रहता है ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर पानी ऊपर ऊपर बिकता है ऐसे करके। तो ये जो है वो कौन सा है, स्प्रिंकलर सिंचाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कि टिकाऊ क्या है। तो टिकाऊ प्रबंधन का सिद्धांत है। तो टिकाऊ प्रबंधन का सिद्धांत है तो अपव्यय को कम करना, पुनः भ्रमण सुनिश्चित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 है कि शहरी क्षेत्रों में जल, ठीक है, क्या है, शहरी क्षेत्रों में जल विद्युतों के पुनर्भरण के लिए किस हरित तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो पुनर्भरण, पुनर्भरण जो गड्ढे होता है उसका, वर्षा उद्यान और पर जो सूख गड्ढा होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 है कि कौन सी पारंपरिक प्रथा आधुनिक सतत विकास लक्ष्यों के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाती है। तो वर्षा जल संचयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है कि राजेंद्र सिंह भारत के जन पुरुष को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है। तो जोहड़, जोहड़, ठीक है, एक प्रकार का जो होता है पानी जमा करने का एक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है कि राजस्थान में तरुण भारत जो एनजीओ है, एनजीओ मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तो किससे है, जल संरक्षण और पारंपरिक प्रणालियों का पुनरुद्धार। ठीक है, जो एनजीओ है किसके लिए है, तो जल संरक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में एरिस नामक पारंपरिक टैंक सिंचाई प्रणाली को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है। तो तमिलनाडु में एरिस नामक का जो पारंपरिक जल सिंचाई है उसको शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा कौन सा हिमालय क्षेत्र कृत्रिम ग्लेशियर को उपयोग करके पर क्या है, ग्लेशियर झील विस्फोट प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। तो लद्दाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन ने अप्रत्यक्ष रूप से किसको बढ़ावा दिया, तो जल संरक्षण को। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल संचयन को सबसे पहले किस भारतीय राज्य में अनिवार्य किया गया। तो तमिलनाडु में सबसे पहले जो वर्षा जल संरक्षण है यानी कि जो बारिश होता है उसको जमा करने का जो प्रथा है सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस रेगिस्तानी क्षेत्र में छत पर वर्षा जल संचयन की लंबी परंपरा है। तो राजस्थान में, जो थार रेगिस्तान राजस्थान में है वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की फड़ सिंचाई प्रणाली किस जल स्रोत का उपयोग करती है। तो नदियाँ जो धाराएं होती है उसका प्रयोग करके उन्हें सिंचाई करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड में जाबू प्रणाली एकीकृत करती है, क्या एकीकृत करती है, तो यानी कि कृषि, ठीक है, पशुपालन और जल प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस समुदाय आधारित परंपरा ने समान जल वितरण सुनिश्चित किया है। तो पानी पंचायत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सतत प्रबंधन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो भविष्य की जरूरतों से समझौता किए बिना जल संसाधनों का उपयोग।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक जल संचयन प्रणाली महत्वपूर्ण है क्योंकि वे क्या करती है, तो स्थानीय परिस्थिति और जलवायु के अनुकूल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आधुनिक तकनीक कार्य में पारंपरिक बावड़ियों के रूप में बावड़ियों के सबसे करीब है। तो जो सिंचाई में है वो जो बावड़ियाँ सिंचाई होती है उसके मिलता जुलता ही ये सिंचाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सतत प्रौद्योगिकियाँ किस पर जोर देती है, तो दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक मिट्टी पानी का खपत करती है। ठीक है। तो कृषि। ठीक है। कौन सा जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक पानी का खर्च करता है, तो कृषि में सबसे अधिक पानी में खर्च होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पारंपरिक विधि आकस्मिक बाढ़ और मृदा अपरदन को रोकती है, तो चेक डैम तालाब होता है वो मृदा अपरदन को रोकता है। ठीक है। यानी कि मृदा को कटाव से बचाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नीति भारत में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देती है, तो राष्ट्रीय जल नीति। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य SDG जो 6 है वो किससे संबंधित है, तो स्वच्छ जल और स्वच्छता से। जो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 6 वो किससे संबंधित है, तो स्वच्छ जल और स्वच्छता से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण के लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करता है, तो यह जो है प्रबंधन। कौन सा प्रबंधन, तो ये क्या है, तारसोड़ जो प्रबंधन है वो पारंपरिक जल जो है उसको आधुनिक जल के साथ एकीकृत करता है। ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन देख ले रहा हूँ, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है। क्या लिखा है, तो वाटर शेड। ये क्या है, वाटर शेड लिखा हुआ है, वाटर शेड। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही सतत जल प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत है, तो न्यूनतम अपव्यय और सामुदायिक भागीदारी। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी रचयिता कौन है, तो अष्टाध्यायी जो है उसको मतलब जो फर्स्ट वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि जो अष्टाध्यायी है वो पनीनी का किताब है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किस विषय पर एक ग्रंथ है, तो व्याकरण पर है। अगला क्वेश्चन है कि पनीनी में प्रणाली कितने प्रत्याहार प्रयुक्त होते हैं, तो पनीनी में 14 जो प्रत्याहार है वो प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि पनीनी की प्रणाली में निम्नलिखित में कौन पहले आते हैं, तो जो शिव सूत्र है वो पहले आता है। अगला क्वेश्चन है कि पनीनी के व्याकरण ने समास की अवधारणा क्या है, समास की अवधारणा शामिल क्या है, शामिल है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, तो यौगिक रचना। जो पनीनी का व्याकरण है जिसका समास है, समास का अर्थ क्या होता है, यौगिक रचना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समास संयुक्त का प्रकार नहीं है, तो धातु जो है वो जो समास जो है वो धातु का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पनीनी के व्याकरण में सच्ची भक्ति का अर्थ है, तो क्या अर्थ है, तो कारक अंत। अगला क्वेश्चन है कि पनीनी के अष्टाध्यायी व्याकरण की किस शाखा से संबंधित है, तो व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पनीनी के प्रसिद्ध व्याकरण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अष्टाध्यायी कहा जाता है। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो स्वाद या सार। ठीक है। रस का मतलब क्या होता है, स्वाद या सार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस नहीं है, तो आर्जव जो है वो रस नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य धर्म को अपना केंद्रीय विषय मानता है, तो रामायण जो है वो क्या करता है, धर्म को केंद्रीय विषय मानता है। अगला क्वेश्चन है कि रामायण का रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि है, सबको पता है। महाभारत के कौन है, वेद व्यास है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ पर आधारित थी, तो वेद पर आधारित थी। वेद के द्वारा ही वहाँ पर प्राचीन समय में शिक्षा दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रदान की जाती थी, तो गुरुओं द्वारा प्रदान की जाती थी। जो गुरु होते थे वो अपने आश्रम में कहीं दूर जंगल में आश्रम बनाते थे और वहीं पर रहते थे और साथ साथ रहकर गुरु और शिष्य क्या करते थे,
तो मनन चिंतन करते थे। जो गुरु लोग सिखाते थे उसके ऊपर जो छात्रा लोग थे उन लोग मनन चिंतन करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुकुल प्रणाली में गुरु और शिष्य के बीच बीच का संबंध किस पर आधारित था? तो पारस्परिक सम्मान और समर्पण पर। जो गुरु थे वो जो शिष्य थे वो गुरु को बहुत ही सम्मान देते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुकुल में छात्रों से अपेक्षा की जाती थी कि वे जीवन कैसा जिए? तो सादगी और अनुशासन वाला। अगला क्वेश्चन है कि पाठशाला प्रणाली मुख्यतः किस काल में फली फूली? तो मध्यकाल में जो पाठशाला प्रणाली था उस फली फूली यानी कि शुरुआत किया गया। उससे पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी। मध्यकाल के दौरान ही ये जो पाठशाला वाला शिक्षा है, जो स्कूल में जाकर पढ़ाई करने वाला जो जो सुविधा है वो यहाँ पर आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाठशालाएं किसका केंद्र थी? तो पारंपरिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा उसका केंद्र था। अगला क्वेश्चन है कि पाठशालाओं में शिक्षकों को कहा जाता था? तो पंडित या आचार्य कहते थे। जो वहाँ के शिक्षक थे उसको पंडित या आचार्य कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि पाठशालाओं के मुख्यतः किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी? तो ग्राम समुदाय और दान द्वारा। जो गांव के लोग थे वो सपोर्ट करते थे पाठशाला चलाने के लिए, और जो थोड़ा बहुत दान मिलता था स्कूल के नाम पर उससे ही जो पाठशाला था उसको चलाया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाठशाला में शिक्षा का माध्यम था तो कैसा था? तो संस्कृत और स्थानीय भाषा, यानी कि जो पाठशाला था उसको संस्कृत भाषा से ही पढ़ाई होता था। संस्कृत नहीं होता था तो क्या होता था? जो लोगों का स्थानीय भाषा था जैसे पाली हो गया, ब्राह्मी हो गया, खरष्टी, सब जो भाषा था उसके द्वारा ही पढ़ाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला को पहला माना जाता है तो विश्व का क्या माना जाता है? आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय किसे कहते हैं? जहाँ पर रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको आवासीय विद्यालय कहते हैं। और जो तक्षशिला था वो विश्व का पहला विद्यालय था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है। ये क्वेश्चन आ ही गया। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र के संस्थापक क्या है? कौटिल्य। जो चाणक्य है, चाणक्य ने कहाँ पढ़ाया था? तो जो राजनीतिक विज्ञान के जो अर्थशास्त्र है जिनका बुक नाम है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य यानी कि कौटिल्य का जो बुक है अर्थशास्त्र, वो तक्षशिला में पढ़ाते थे। ठीक है। और इनका जो सबसे फेवरेट जो शिष्य थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला किस अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकित्सा, कानून और राजनीतिक, ये जो विषय था वहाँ पर पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध विद्यालय था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला में शिक्षा की भाषा थी? तो संस्कृत थी, यानी कि सभी लोग वहाँ पर संस्कृत भाषा से ही पढ़ाई करते थे। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला में चाणक्य का सबसे प्रसिद्ध छात्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। अभी बताया चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका सबसे फेवरेट वो वहाँ पर क्या था? छात्र था। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुमारगुप्त जो प्रथम थे उसके शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय को कौन यहाँ पर क्या डिस्ट्रॉय किया था? तो बख्तियार खिलजी। ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा कि बख्तियार खिलजी जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ पर जला दिया था। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो बिहार में है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा मुख्यतः किसका केंद्र था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था नालंदा। अगला क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा आने वाले चीनी विद्वान थे तो कौन थे? तो ह्वेन त्सांग। जो ह्वेन त्सांग थे वो 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में आते हैं। ठीक है। कब आते हैं? 7वीं शताब्दी। इसको भी याद कर लीजिएगा कि कब आते हैं, तो 7वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो कौन किया था? बख्तियार खिलजी। अभी ने बताया था कि बख्तियार जो खिलजी था उन्होंने जो वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था उसको क्या किया था? नष्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसका जो पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मकुंज को लोग आग लगा दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सांची का महान स्तूप मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? तो अशोक। किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा बनाया गया था। और सांची का स्तूप कहाँ है? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अजंता का शैल कट मंदिर मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। जो अजंता का शैल कट मंदिर है वो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। इसको भी याद कर लीजिएगा, पूछेगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और यह जो मंदिर था उसको नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? तो शिव। जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है वो शिव को समर्पित है, यानी कि शिव के नाम पर ही बनाया गया था उसको। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे? तो चंदेल जो राजवंश थे उनके द्वारा जो खजुराहो का मंदिर था वो बनाया गया था, ठीक है। और खजुराहो का मंदिर कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत में शैलकृत वास्तुकला का सबसे प्रारंभिक उदाहरण है? तो बराबर की जो गुफाएं हैं जो बिहार में है वो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मंदिर में क्या है? इस सिख शब्द का अर्थ क्या है? तो मीनार या चार दीवार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169 है, देख ले क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा अच्छा से पहचाना नहीं रहा है तो मैं देख ले रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। क्या है? शशिवर, ठीक है। जो फिर क्या है? शशि शख्स जो शब्द है, शशि शख्स, इस शब्द का क्या मतलब होता है भारतीय मंदिर में? तो मीनार या जो शिखर होता है वो इस प्रकार का शिखर जो होता है, ठीक है, उसी को मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पर मीनार या शिखर। अगला क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है अगला कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके शासनकाल के में निर्मित किया गया था? तो राष्ट्रकूट के जो शासनकाल में ही कैलाशनाथ जो मंदिर था एलोरा का वो बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंचा? तो जब शाहजहां के शासनकाल में जो वास्तुकला था मुगल काल का वो चरमोत्कर्ष यानी कि अपने चरम स्थान पर पहुंच गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 172 नंबर स्थापत्य कला गोपुरम किससे संबंधित है? तो दक्षिण भारतीय मंदिर जो गोपुरम है वो दक्षिण भारतीय मंदिर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गंधार मूर्ति कला शैली किससे प्रभावित थी? तो यूनानी कला से। जो गंधार मूर्ति कला है वो यूनानियों के द्वारा भी प्रभावित होकर बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मथुरा मूर्तिकला शैली किसके लिए जानी जाती है? तो लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई थी? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नटराज की कांस्य मूर्ति दर्शाती है? तो शिव के ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में दर्शाती है। जो नटराज का मूर्ति आप लोग देखे होंगे जो नृत्य करती हुई रहती है वो किसके क्या समर्पित करती है, क्या दर्शाता है? तो शिव के जो ब्रह्मांडीय नर्तक है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियां किससे प्रभावित है? तो ग्रीक रोमन शैली यानी कि यूनानी शैली द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 178 कि वारली चित्रकला किसकी पारंपरिक कला है? तो महाराष्ट्र की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो बिहार में हुई थी मधुबनी चित्रकला। जो मधुबनी चित्रकला है वो बिहार में, ठीक है। पटचित्र चित्रकला का मुख्य स्थान कहाँ है? तो उड़ीसा में। जो पटचित्र है वो उड़ीसा में शुरुआत किया गया था, ठीक है। और मधुबनी कहाँ? बिहार में, ठीक है। और वारली कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सभी को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या है तंजौर चित्रकला की विशेषताएं हैं? तो सोने की पन्नी का काम यानी कि जो तंजौर चित्रकला है उसमें सोने का पन्नी का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो तमिलनाडु में हुआ था भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है कि कथक किसका शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर भारत यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उसका शास्त्रीय नृत्य है कथक। अगला क्वेश्चन है कि कथकली का संबंध किससे है? तो कथकली पूछेगा तो केरल, और कथक केवल पूछेगा तो उत्तर प्रदेश यूपी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ओडिसी कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक परंपराएं अक्सर कहाँ से
हस्तांतरित होती है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो मौखिक परंपरा होता है, मौखिक परंपरा किसे कहते हैं? मान लीजिए आपको जो पूर्वज थे वो आपको सुनाए, ठीक है, और आप जो हैं वो अपने पर जो बेटे हैं उनको सुनाएंगे, उसको कहते हैं मौखिक परंपरा। और कहाँ से चली है आती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कहानी सुनने में अक्सर निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो पुनरावृत्ति और लय का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौखिक परंपरा का रूप नहीं है? तो विश्वकोश जो है वो मौखिक परंपरा का रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक परंपरा उन समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जहाँ लेखन प्रणालियाँ उपस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टाई एंड डाई वस्त्रकला को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बंधनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेशम उत्पादन को कहा जाता है? तो रेशम उत्पादन ही कहा जाता है। रेशम उत्पादन को क्या कहेंगे? रेशम उत्पादन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस प्राचीन ग्रंथ में भारत में वस्त्र निर्माण का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखा गया था उसमें वस्त्र निर्माण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय वस्त्रों में प्रयुक्त मुख्य रेशा था, तो क्या था? तो कपास था। कपास के द्वारा ही हम लोग वस्त्र का निर्माण करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कलमकारी कार्य में शामिल है, तो क्या शामिल है? हाथ से रंगे वस्त्र। अगला क्वेश्चन है कि इकट वस्त्र का निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि बुनाई से पहले धागों को रंगना, ठीक है। यानी कि जो इकट वस्त्र का निर्माण था उसमें क्या किया जाता था कि जो बुनाई के मतलब कपड़ा बनाने से पहले क्या करते थे कि जो धागा था, धागा को रंग लेते थे, उसके बाद ही हम लोग कपड़ा का निर्माण करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिल्प शास्त्र है, तो कला और शिल्प का प्राचीन ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तन, वस्त्र और धातु कार्य के लिए किसका ज्ञान आवश्यक था? तो कच्चा माल और तकनीक का। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गुरु शिष्य परंपरा का अंतर्गत शिक्षा प्रणाली मुख्यतः कहाँ संचालित होती थी? तो गुरुकुल में, ठीक है। जो गुरु परंपरा से जो वहाँ पर था शिक्षा प्रणाली, वो गुरुकुल में यहाँ पर संचालित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिष्य परंपरा का मुख्य केंद्र बिंदु था चरित्र और ज्ञान समग्र विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो मानव जीवन के चार उद्देश्य। जो मानव जीवन के चार उद्देश्य है कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है वो पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू दर्शन में कितने पुरुषार्थ हैं? तो चार, अभी देखा चार है। कौन कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। जो कर्म है यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो कर्म नहीं है, ठीक है। बाकी जो धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, मोक्ष जो है वो पुरुषार्थ है। सभी को याद कर लीजिएगा, चारों में से पूछ देगा कि कौन नहीं है, या पूछेगा कि इनमें से कौन पुरुषार्थ है, ठीक है। तो पुरुषार्थ कौन कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है? तो नैतिक और यहाँ पर क्या है? अचारिक व्यवहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पुरुषार्थ सामाजिक व्यवस्था और न्याय सुनिश्चित करता है? तो धर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 205 है कि अर्थ की खोज का मार्गदर्शन होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। धर्म के माध्यम से ही आप यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ का खोज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आईकेएस मुख्य रूप से संदर्भित करता है, तो क्या संदर्भित करता है? स्वदेशी भारतीय ज्ञान। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि भारतीय ज्ञान प्रणाली है वो स्वदेशी भारतीय ज्ञान को संदर्भित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207 है कि आयुर्वेद किसकी शाखा है? तो पारंपरिक भारतीय चिकित्सा का। अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता किसकी है? तो चरक संहिता चिकित्सा के बारे में है, ठीक है। और पूछेगा कि जो सुश्रुत संहिता है किसके बारे में है? तो शल्य चिकित्सा के बारे में यानी सर्जरी के बारे में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या है? तो मानव जीवन के चार उद्देश्य, ये भी देखा हम लोगों ने, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 209 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पर खालिस्तान? तो आर्यभट्टीय जो है वो गणित पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आईकेएस में योग पर बल दिया जाता है, तो समग्र स्वास्थ्य और मन शरीर संतुलन पर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 211 है कि आईकेएस में रस शास्त्र किससे संबंधित है? तो रसायन विज्ञान, विज्ञान और नंबर क्या हो जाएगा? विज्ञान और कीमिया। अगला क्वेश्चन है कि आईकेएस की कौन सी अवधारणा आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान की सिद्धांतों से मिलती जुलती है? तो कौन है? आयुर्वेद में जीव और सूक्ष्म जीव सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंक प्रणाली किसमें योगदान दिया है? तो बीजगणित फलन में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है कि 214 नंबर, आईकेएस और आधुनिक विज्ञान के बीच अंतर है। क्या अंतर है? तो आधुनिक विज्ञान अनुभव अन्य सत्यापन पर जोर देता है। ठीक है, क्या है? जो आधुनिक विज्ञान जो है वो अन्य सत्यापन पर जोर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आईकेएस और आधुनिक विज्ञान के बीच पूरकता सबसे अच्छी तरह से देखी जाती है। तो ज्योतिष और आधुनिक दूरबीनों का उपयोग करके खगोलीय गणनाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईकेएस द्वारा आधुनिक औषध विज्ञान को प्रभावित करने का एक उदाहरण है? तो हल्दी और जो नीम जैसी जड़ी बूटियां होती हैं उसका उपयोग करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो शल्य चिकित्सा और शरीर पर रचना पर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी भी होने वाला है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। एक तो पूछेगा कि सुश्रुत संहिता किसके द्वारा लिखा गया था? तो सुश्रुत के द्वारा लिखा गया था। और पूछेगा कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया था? तो चरक के द्वारा लिखा गया था। चरक संहिता में क्या पर वहाँ पर लिखा गया है? तो आयुर्वेद पर लिखा गया है। और पूछेगा कि सुश्रुत संहिता किसके बारे में है? तो शल्य चिकित्सा के बारे में है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये में से दोनों में से क्वेश्चन एक तो पूछने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आधुनिक क्षेत्र पूरक चिकित्सा के लिए आयुर्वेद को एकीकृत कर सकता है? तो औषध विज्ञान और जन स्वास्थ्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण विज्ञान में आईकेएस का योगदान देखा जाता है। तो सतत जल प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है कि पंचकर्म किसका उदाहरण है? तो निवारक और चिकित्सा से यहाँ पर क्या है? चिकित्सा का। अगला क्वेश्चन है कि आईकेएस ज्ञान पहुंचाता है। तो समग्र अवलोकन, प्रयोग और नैतिकता पर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 222 है कि कौन सी आईकेएस पाठ शल्य चिकित्सा उपकरणों और तकनीकों का वर्णन करता है? तो सुश्रुत संहिता। अब लोग जहाँ शल्य चिकित्सा देखें यहाँ पर सुश्रुत संहिता मार देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक विज्ञान आईकेएस से लाभान्वित हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो औषधियों के लिए औषधीय पौधों का खोज। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक विज्ञान की तुलना में आईकेएस की एक सीमा है। तो व्यवस्थित प्रयोगात्मक और सत्यापन का अभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गणित में आईकेएस के योगदान का एक उदाहरण कौन सा है? तो शून्य की अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो है, वो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 226 है कि आईकेएस और आधुनिक विज्ञान के एकीकरण को कहा जाता है? तो पूरक विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आधुनिक अनुसंधान क्षेत्र जड़ी बूटियों खनिजों के लिए ज्ञान का आईकेएस ज्ञान का उपयोग करता है? तो फार्माकोनोसिस और आयुर्वेद आधारित औषधि अनुसंधान। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का क्वेश्चन टोटल 227। ठीक है, यदि आप इतना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप लोगों को जो 50 है, 50 में आप लोगों को 45 प्लस आने वाला है। ठीक है, बस इसको ये वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, या और यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट नहीं करेंगे तो इसमें आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, नंबर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा इसका। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, पैसा मैं भी नहीं लेने वाला हूँ। नंबर है 9930148345 यहाँ पर 1। ठीक है, ये नंबर पे आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आप लोग को पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मैं जो इसका क्वेश्चन था उसका मैं सॉल्व करवा दूंगा, जो संत जेवियर कॉलेज में पूछा था महुआडांड में, उसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।